गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपने लिखेंगे। तो देखो, हमने चैप्टर पढ़ा था, तभी भी मैंने बताया था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार कर दिए हैं इसके। पहला प्रश्न है हमारा, भूगोल समाकलनात्मक, आनुभाविक एवं व्यवहारिक है। इससे आप क्या समझते हैं? इससे हम समझते हैं कि भूगोल की पहुंच बहुत विस्तृत है। किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो दिक एवं काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है, उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगला है हमारा, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। वैसे तो विभिन्न विद्वानों ने परिभाषा दी है। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने उस टाइम कहा भी था कि रेडजेल, सैम्पुल और विडॉल डीला ब्लाश, इन 3 भूगोलवेत्ताओं के अनुसार परिभाषाएं मैंने लिखने को कहा भी था, तुमने लिख ली होंगी। फिर भी एक और परिभाषा दी गई है हमारी किताब में। तो मानव भूगोल भौतिक या प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण और विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। अगला है, एक विषय के रूप में भूगोल का सरोकार क्या है या उद्देश्य समझ लें हम एक तरह से। तो पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया जाता है। किसमें? भूगोल में। जीवित जीव के रूप में राज्य का वर्णन कौन करता है? तो ये जर्मन भूगोलवेत्ता। और मैंने बताया भी था कि जीवित जीव की जो संकल्पना है, ये एक संकल्पना है जो रेडजेल के द्वारा दी गई है। रेडजेल जर्मन भूगोलवेत्ता थे। पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है? इसको हम नियतिवाद भी कहते हैं, इसका एक नाम नियतिवाद भी है। प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया के आरंभिक अवस्था में मानव इससे प्रभावित हुआ था। जब वो आदिम अवस्था में था तो सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा था और उसने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच की जो ये प्रक्रिया थी, इसी को क्या कहा जाता? पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता था। निश्चयवाद या नियतिवाद में किसे प्रभावी माना गया है? तो इसमें प्रकृति प्रभावी होती है। अगला प्रश्न है, संभववाद क्या है? तो पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। कौन? मनुष्य। मनुष्य संभावनाओं को जन्म देता है। प्रकृति से हमें चीजें प्राप्त होती हैं, उसके बाद मनुष्य क्या करता है? उनका जैसे उच्च भूमि है तो उस पर खेत बना देना, फलोद्यान के मैदान बना देना, विश्राम स्थल वगैरह बना देना, पत्तन बना देना, इस तरीके से करके और धीरे धीरे क्या होता है? प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है, क्योंकि मानव अपने हिसाब से उसे ढाल देता है। तो प्रकृति एक संभावनाएं प्रस्तुत करती है। संभववाद। ठीक है। अगला है हमारा, संभववाद में किसे प्रभावी माना गया है? तो संभववाद में मानव प्रभावी होता है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है? प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। अगला जो सिद्धांत है इसमें है नवनिश्चयवाद। इसी को ही नवनियतिवाद भी कहते हैं और इसी का एक नाम है रुको और जाओ निश्चयवाद। तो ये क्या है? इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लाल संकेतों पर, लाल बत्ती की तरह, जैसे हम चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है तो वो क्या करते हैं? बत्ती होती है तो हमें रोकते हैं, लाल बत्ती पर हमें रुकना होता है। और जब पीली बत्ती होती है तो हम तैयार होते हैं और हरी बत्ती होती है तो हम जाते हैं। इसी तरीके से लाल बत्ती का हमें प्रत्युत्तर देना होगा और जब प्रकृति रूपांतरण की स्वीकृति दे दे तो हमें विकास के प्रयत्नों से आगे बढ़ सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि करती हों, संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है। अगला है, हानि ना करती हूँ। अगला है, नवनिश्चयवाद में किसे प्रभावी माना गया है? तो मानव और प्रकृति के सामंजस्य को इसमें प्रभावी माना गया है। उससे अगला है, मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी, जिसमें
विभिन्न प्रकार की हमारी विचारधाराओं का भी उद्भव हुआ था, वो भी 1970 में ही हुआ था, जिसमें से आमूल परक, आचरण परक, इस तरीके की जो व्यवहारवादी जो विचारधाराएं सब आई थी वो 1970 के दशक में आई थी। एक प्रश्न है हमारा यहाँ पर, रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो रेटजेल के अनुसार लिख के और फिर परिभाषा लिखनी है। यहाँ तो मैंने वैसे ही क्वेश्चन पे लिख दिया है। तो मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल का प्रादुर्भाव और विकास कब हुआ था? तो वो 18वीं शताब्दी में हुआ। एक और क्वेश्चन है कि सैंपुल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। तो सैंपुल रेटजेल की शिष्या थी, अमेरिकन भूगोलवेत्ता और रेटजेल की शिष्या। मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। रेटजेल ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जो बहुत पॉपुलर रही है, उसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। इस पुस्तक का नाम भी ध्यान रखें। हालांकि एनसीईआरटी में ये नाम नहीं दिया गया है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुछ संकल्पनाएं जिनके बारे में अभी हम पढ़ चुके, नियतिवाद जिसे निश्चयवाद भी कहा जाता है, इसमें प्रकृति पर बल दिया गया है, अभी मैंने बताया था, और ये संकल्पना नियतिवाद देने वाले थे रेटजेल। अगली संकल्पना संभववाद है, जिसमें मानव पर बल दिया गया है, ये दी थी विडाल डीला ब्लाश ने। अगली संकल्पना है नवनिश्चयवाद या नवनियतिवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद, इसमें मानव और प्रकृति के सामंजस्य पर बल दिया गया है, और ये संकल्पना देने वाले थे ग्रिफिथ टेलर। एक प्रश्न आता है यहाँ, भूगोल के जनक कौन हैं? तो भूगोल के जो जनक हैं वो हिकेटियस हैं। हिकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास कहाँ पर हुआ था? तो वो फ्रांस में हुआ। आचरणपरक विचारधारा, मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करते समय हमेशा आर्थिक लाभ पर ही विचार नहीं करता है, बल्कि उसे अधिकांश निर्णय यथार्थ पर्यावरण की अपेक्षा मानसिक मानचित्र पर आधारित होते हैं। इसी तरीके से मानव कल्याण परक विचारधारा, व्यवहारिक विचारधारा, इनके बारे में मैंने कह दिया था आपको लिखने के लिए, आप सभी ने लिख लिया होगा। बाकी ये प्रश्न जो मैंने अभी वीडियो में है उन सबको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें। ओके, मैं अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।